ठीक है, तो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक्स के दो पार्ट हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा जो है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल से कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। उस स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट जब करते हैं तो हमारा मेन एम ये होता है कि उस ग्रुप, जिस ग्रुप को हम स्टडी कर रहे हैं उसके डेटा को लोगों के सामने रखें। तो या तो हम टेबल के फॉर्म में देते हैं या हम उसको ग्राफ या चार्ट के फॉर्म में हम लोग उसको डाल देते हैं। लेकिन दूसरा जो पार्ट जो है वहां पे हमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि जो हमने डेटा एक्चुअली में सेलेक्ट किया हुआ है, देखा है, जो मेजर किया है, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां एरर और अनसर्टेनिटी के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है कि जब कि हमने पॉपुलेशन से एक सैंपल लिया और उस सैंपल के बेसिस पे जो मुझे रिजल्ट मिला उसको लार्जर पॉपुलेशन पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने कोई मेडिकेशन दिया और उसका इफेक्ट को हम लोग मेडिकेशन के इफेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। उसके लिए हमने कोई सैंपल लिया और उस सैंपल पे जो रिजल्ट आया कि मान लो रिजल्ट ये आता है कि ये इफेक्टिव है ट्रीटमेंट, तो उसको हम लोग लार्जर पॉपुलेशन पे फिर वो मेडिसिन को हम यूज करने वाले हैं, राइट। तो ये पार्ट जो है वो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चंस फिर उठने शुरू हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जिस पॉपुलेशन पे हम अप्लाई करना चाहते हैं वो और सैंपल जो लिया हुआ था मैंने, वो सैंपल क्या उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। यदि मान लो कि उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता तो वैसे भी हम उस डेटा को यदि हम पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट वो गलत हो जाएगा। एक्चुअल में वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए और उसके लिए हमने बोला कि उसका बेस्ट तरीका है कि रैंडम सैम्पलिंग यूज हो या अदर कोई टेक्निक हो जो दैट विल इंश्योर दैट कि जो भी हमने सैंपल लिया वो पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स जो पॉपुलेशन से मिमिक करता है, मतलब सिमिलर टू द पॉपुलेशन है, राइट। तब हमने बोला अब इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास दो चीज थी कि हमने जो सैंपल से जो रिजल्ट लिया उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करना चाहते थे, राइट, कि हम कोई भी स्पेशली कोई भी जो हम लोग सैंपल इकट्ठा करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। कि मकसद इन द सेंस कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे मान लो कि कोई मेडिसिन हम दे रहे हैं तो उस मेडिसिन का इफेक्ट हमारे दिमाग में है कि ये मेडिसिन जो होगा वो इफेक्टिव होगा, लेकिन ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इफेक्टिव हो ही वो मेडिसिन, राइट। तो हम जो डेटा सेलेक्ट कर चुके हैं, जिस सैंपल का हमने डेटा इकट्ठा किया है, राइट, उस सैंपल के बेसिस पे हमें दो हाइपोथेसिस टेस्ट करनी पड़ेगी। एक तो इफेक्ट है या इफेक्ट नहीं है, करेक्ट। तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे दो हाइपोथेसिस बनते हैं, एक तो इफेक्ट है और दूसरा जो है इफेक्ट नहीं है। तो जो इफेक्ट नहीं है वो जो बनता है हमारा नल हाइपोथेसिस और जो इफेक्ट है वो बन जाता है हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तब हम वहां पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो इस कॉन्सेप्ट वो उसका काम ही है कि डेटा जो आया, जो सैंपल आया, उस सैंपल के बेसिस पे ये डिसाइड करना कि ये सैंपल मेरा जो है वो किस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, वेदर ये सपोर्ट करता है कि इफेक्ट नहीं है या हमारा सैंपल जो भी लिया वो सपोर्ट करता है कि इफेक्ट है, किसको करता है, उसको जज करने का काम जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पहला एजम्पशन यही है कि डेटा जो होना चाहिए वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रैंडम सैंपलिंग यूज होनी चाहिए। तो रैंडम सैंपलिंग यूज हुआ है तो पॉपुलेशन का एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है मेरे पास, राइट। अब जो सैंपल आया है उस सैंपल के बेसिस पे हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि मुझे नल हाइपोथेसिस लेना है कि
कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेना है। उसके लिए हमने दो टर्म यूज करे, एक सिग्निफिकेंस लेवल यूज करा और दूसरा पी वैल्यू बोला। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होगा सिग्निफिकेंस लेवल और पी वैल्यू दोनों के बेसिस पे जाकर के डिसाइड करेगा कि जो सैंपल डेटा जो आया है whether it is favoring to null hypothesis or whether it is favoring to the alternate hypothesis, correct। so ये हम लोगों ने ब्रीफ अभी तक वो वहां पे डिस्कस किया था। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सिग्निफिकेंस लेवल जो है, जो अल्फा जो है, वो ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि ट्रू नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब रिस्क कितना है कि यदि मान लो कि डिफरेंस एक्चुअली में नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज रिजेक्ट हो जाए। मतलब नल हाइपोथेसिस जो है कि डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, और एक्चुअली में डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी उसके रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करता है। और सिग्निफिकेंस लेवल हमेशा जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द स्टडीज में हम लोग डिसाइड करते हैं। सो ये जो था वो मेन कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद का जो है पी वैल्यूज की बात थी। और हमने ये भी देखा कि यदि मान लो कि पी वैल्यू जो होगा अल्फा से कम होगा तो उस केस में नल हाइपोथेसिस हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और पी वैल्यू यदि अल्फा जो भी हमने डिसाइड किया है उससे ज्यादा आता है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, करेक्ट। तो इतनी चीजें जो थी वो हमने अभी तक डिस्कस करी। नाउ लेट्स मूव अहेड फ्रॉम दिस प्लेस। देखते हैं ये ना, ये प्रोसीजर है कि कैसे कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। पहला जो बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द क्लेम। क्लेम का मतलब क्या है कि जो आप प्रूव करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि जिस कारण से आपने स्टडी करी उसको आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है कि आप इफेक्ट देखना चाहते हो, आपके मन में क्या है कि होगा या नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास वेट रिडक्शन का प्रोग्राम है तो वेट रिड्यूस होगा, वो एक आपका क्लेम है, करेक्ट। या कोई ऐसा दवाई दे रहे हो, आप बना रहे हो जो लो वेट के लोग हैं उनके वेट बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये बढ़ने का क्लेम है, करेक्ट। दूसरे में क्लेम में हो सकता है ठीक है मैं ये दवाई दे रहा हूं, आइदर वेट घटेगा या बढ़ेगा मुझे नहीं पता, मैं ये देखना चाहता हूं, राइट। तो आपके 3 क्लेम बने, करेक्ट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्लेम आइडेंटिफाई करना कि आप प्रूफ क्या करना चाहते हो, फर्स्ट स्टेप। दूसरा बोला दूसरे स्टेप में गिव द सिंबॉलिक फॉर्म, उसको एक मैथमेटिकल सिंबल्स में बना दो, उसको उस चीज को, राइट, एक वो बना दो। उसके बाद बोला कि आइडेंटिफाई द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब आपका नल हाइपोथेसिस, थर्ड स्टेप में नल हाइपोथेसिस क्या होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा वो फॉर्मुलेट करना है आपको। तो जैसे नल हाइपोथेसिस में हमेशा मानना है कि इफेक्ट नहीं है, राइट। हमेशा नल हाइपोथेसिस जो होता है यहीं से स्टार्ट होता है, देयर इज नो इफेक्ट। जैसे मान लो कि 2 ग्रुप में वेट रिडक्शन का प्रोग्राम था तो वेट बिफोर आफ्टर गिविंग द मतलब आफ्टर गिविंग द इंटरवेंशन वेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, करेक्ट। तो नल हाइपोथेसिस में हमेशा नो इफेक्ट आएगा, नो। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होगा वो आपका वो इफेक्ट वाला जो आप चाहते हो वो होगा, वो आपको आइडेंटिफाई वो करना है आपको। उसके बाद का स्टेप्स जो है, जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और आपको नल हाइपोथेसिस लिखने आ गया, लिख लिया आपने, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको सेलेक्ट करना है सिग्निफिकेंस लेवल कि क्या कितना रिस्क आप एक्सेप्ट करते हो। कि नल हाइपोथेसिस को यदि मान लो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो यदि, तो भी कितना रिस्क है। जैसे नल इफेक्ट नहीं है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन फिर भी एक्चुअली में इफेक्ट एग्जिस्ट करता है जो आप नहीं पकड़ पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप सेलेक्ट करिए सबसे पहले सिग्निफिकेंस लेवल। उसके बाद आइडेंटिफाई द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिसाइड करेगा 2 तरीके से। आपको एक बार यदि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यदि आपने डिसाइड कर लिया, इसका मतलब है कि हमेशा
जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो क्या बोला कि वो पॉपुलेशन के बारे में एजम्पशन करता है, राइट? समझ गया? पॉपुलेशन के बारे में एजम्पशन किया था और उसने क्या रैंडम सैंपलिंग ली थी और उसी रैंडम सैंपलिंग के बेसिस पे आपने जो कुछ भी डेटा जो कलेक्ट कर रहा था वो किया हुआ है आपने, करेक्ट? तो जो भी डेटा आपके पास कलेक्टेड है, जितना जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, वो उसके बेसिस पे अब जाना है, आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट करना है कि जो आपका पॉपुलेशन जो है बेसिकली वो किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है पहले, राइट? वो जानना जरूरी है, राइट? तो यदि मान लो कि आपको ऑलरेडी पता है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, राइट? तो आप क्या करोगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आप ये मानोगे कि यदि नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो पी वैल्यू कितना आएगा, समझ गए? तो जब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिसाइड हो जाएगा तो आपको दो चीज कैलकुलेट करते हैं, या तो पी वैल्यू के रास्ते चलते हैं या नहीं तो एक क्रिटिकल वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं। दोनों ही सेम ही चीजें प्रोवाइड करते हैं, पी वैल्यू वाला भी और क्रिटिकल वैल्यूज जो आएगा वो। उसके बाद आपको पी वैल्यू से वो पी वैल्यू आपको पता करना है, राइट? और फिर आपको जाकर के डिसीजंस लेना है। तो आपको ऑलरेडी पता है, ये रास्ते से पता है ये आपके पास क्या कि पी वैल्यू में कि यदि पी वैल्यू जो होगा सिग्निफिकेंस लेवल से कम होगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और पी वैल्यू यदि उसका सिग्निफिकेंस लेवल से ज्यादा आएगा तो उस केस में वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, करेक्ट? उसी तरह से अब यहाँ पे जो क्रिटिकल वैल्यू जो मिला हुआ है वो वहां पे क्या करना है कि रिजेक्ट द इफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज इन द क्रिटिकल रीजन। यदि क्रिटिकल वैल्यू आप निकाल रहे हो और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से जो वैल्यू निकाला था, जो पी वैल्यू की जगह पे आप क्रिटिकल वैल्यूज निकाले थे, तो वो वैल्यू जो आपने निकाला है वो यदि वो क्या है, इफ इट इज लेस देन द टी स्टैटिस्टिक्स इज सॉरी इफ इट इज इन द रीजन ऑफ लाइक क्रिटिकल रीजन में वो लाई करता है तो उस केस में आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है। और इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज नॉट इन द क्रिटिकल रीजन तो उस केस में आपको यू विल बी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, करेक्ट? तो ये दो चीज हो गया। और फाइनली रीस्टेट द डिसीजन इन नॉन टेक्निकल टर्म्स, राइट? उसके बाद क्या करना है कि उसी चीज को नॉन टेक्निकल टर्म में अपनी बातों को लिखना है, ओके? ठीक है। उसके बाद बोला कि कॉन्फिडेंस, दूसरा मेथड जो है वो एक जो मेथड जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड भी है। उसमें क्या करते हैं, वी कंस्ट्रक्ट ए कॉन्फिडेंस इंटरवल विद इन द कॉन्फिडेंस लेवल सेलेक्टेड। वो यहाँ पे देखो अलग अलग टेस्ट है, 2 टेल टेस्ट और 1 टेल टेस्ट है। 1 टेल टेस्ट मतलब कि आइदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वेट रेस वाला में, और 2 टेल्ड में इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, राइट? तो उस केस में यहां से हमें उठाना है, यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी सिग्निफिकेंस लेवल, यदि 0.01 है तो इसका मतलब 99% जो है वो क्या है, या 2 टेल टेस्ट में इसकी प्रोबेबिलिटी है। लेवल फॉर 0.05 के लिए 95% है, करेक्ट? और 0.10 के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, 90% है। और 1 टेल्ड होगा तो ये 0.01 के लिए 98% होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, और 0.05 होगा तो उसके लिए 90% होगा, और 0.10 होगा तो 80% हो जाएगा 1 टेल्ड में कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इस मेथड से भी आप यूज कर सकते हो, राइट? तो ये जो है आपका प्रोसीजर है। अब देखो यहाँ पे जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स की जो बात करी थी, और आप क्या एस्टिमेट कर रहे हो, यदि मान लो कि आप प्रोपोर्शंस एस्टिमेट कर रहे हो कि दो बीच के प्रोपोर्शंस में क्या डिफरेंस था या नहीं था, तो उस केस में आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कर्व लेंगे, स्टैटिस्टिक्स जो लेंगे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का लेंगे। और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि एनपी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन
5 और NQ जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा, और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसका। Z इज इक्वल टू P स्टार है, P बार है माइनस P डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ P डिवाइडेड बाई A। ये तो अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्मूला है। यदि मान लो कि आप मीन एस्टिमेट कर रहे हो, कि मीन डिफरेंस की बात कर रहे हो, वहां पे पैरामीटर जो है वो आपका मीन है। पैरामीटर का मतलब क्या है? पैरामीटर पॉपुलेशन का होता है, स्टैटिस्टिक्स किसका? सैंपल का होता है। तो जहां भी पैरामीटर होगा उसका मतलब वो पॉपुलेशन की बात कर रहा है। तो मीन यदि निकालना है तो उस केस में आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टी वाला भी ले सकते हो, टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। टी टेस्ट अप्लाई करने का क्या है? सिग्मा इज नॉट नोन, आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस नहीं पता है, एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशंस है। सिग्मा इज नॉट नोन एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशंस है, और सिग्मा इज नॉट नोन, राइट, एंड n इज ग्रेटर देन 30। हाँ, तो उस केस में आप टी स्टैटिस्टिक्स यूज कर लोगे। ठीक है, ये दूसरा जो है मीन, यदि म्यू है तो उस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करोगे? जब सिग्मा इज नोन, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है वो भी पता है, और एक थोड़ा गड़बड़ हो गया, n इज लेस देन 30 होगा ये यहाँ पे। ये जो टी स्टैटिस्टिक्स जो है लेस देन इक्वल टू 30 सैंपल्स पे टी स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, और लेस ग्रेटर देन 30 पे जो है वो यूज करते हैं आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है इस बुक से जिससे भी उठाया है, राइट। तो उस केस में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लेना है। तो टी स्टैटिस्टिक्स का यूज करना है जब सैंपल साइज छोटा है तो, और सिग्मा नहीं पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है हमें। नेक्स्ट पैरामीटर जो है, यदि आप एस्टिमेट कर रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशंस या वेरिएंस एस्टिमेट कर रहे हो, तो उस केस में आपको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, राइट। स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होना चाहिए, और उस केस में आपका ये फॉर्मूला आपको यूज होगा, काई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर, वेयर एस जो है ये तो सिग्मा है, ये शायद वेरिएंस है या पता नहीं, देखना पड़ेगा कि एस क्या है, बुक में याद नहीं आ रहा मुझे, वो चेक करना पड़ेगा। ओके, सो ये स्टैटिस्टिक्स चूज करने के लिए ये टेबल है, जिस टेबल के बेसिस पे आप स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो ये देखो, टू टेल, लेफ्ट टेल्ड, राइट टेल्ड, ये तीन तरह के आएंगे आपके पास, जो क्रिटिकल रीजंस जो है दोनों साइड में होगा, इज इन द टू एक्सट्रीम टेल। लेफ्ट टेल में क्रिटिकल रीजन जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, राइट, और राइट साइड में क्रिटिकल रीजन जो होगा वो राइट साइड में होगा। देखिए ये वाला जो ये दिख रहा है आपको, शेडेड एरिया जो दिख रहा है, ये क्रिटिकल रीजन है, जो ब्लू वाला है ये टू टेल्ड के लिए है, और ये लेफ्ट टेल्ड के लिए है, देखो ये, राइट, और ये जो है राइट टेल्ड के लिए है क्रिटिकल रीजन। तो एक तो ये याद रखना है, और हमेशा याद रखना है, देखो यहाँ पे टाइप ऑफ द टेस्ट जो है ना, ये ना ये यहीं से बाइफर्केट होता है कि अल्टरनेटिव टेस्ट जो होगा वो किस टाइप में जाएगा, टू टेल में जाएगा कि वन टेल में जाएगा, मतलब लेफ्ट टेल में जाएगा या राइट टेल में जाएगा। ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे, कि आपका क्लेम क्या है। देखो यहाँ पे पी वैल्यूज के लिए जो है स्टार्ट यहाँ पे देखना है पहले, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट बोला, कि आपका लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है। यदि मान लो लेफ्ट साइडेड है तो पी वैल्यू जो होगा विल बी इक्वल टू द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द टी स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये वाला बनेगा, राइट। और यदि राइट साइड का होगा तो पी वैल्यू जो विल बी इक्वल टू द एरिया टू द राइट ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ए एरिया होगा। और यहाँ पे यदि मान लो कि लेफ्ट भी नहीं हुआ राइट भी नहीं हुआ तो होगा तीसरा ऑप्शन क्या है, टू टेल टेस्ट होगा,
और यदि टू टेल टेस्ट में है तो इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू द लेफ्ट, टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेंटर, किधर की तरफ है, राइट? कि मतलब वो सेंटर में भी आएगा तो दो तरफ आ सकता है कि टू टेल्ड में या तो लेफ्ट की तरफ जाएगा टी स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू, नहीं तो राइट की तरफ जाएगा। यदि लेफ्ट की तरफ जाएगा तो पी वैल्यू जो होगा विल बी इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ द लेफ्ट ऑफ द टी स्टैटिस्टिक्स, राइट? इसका ट्वाइस ऑफ द एरिया, पी वैल्यू इज द ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का जो भी होगा ट्वाइस वैल्यू होगा। और राइट साइड में यदि जाता है टू टेल्ड में तो पी वैल्यू विल बी इक्वल टू ट्वाइस द एरिया टू द लेफ्ट, टू द राइट ऑफ द टी स्टैटिस्टिक्स। ये जो एरिया है इसका ट्वाइस जो होगा टी स्टैटिस्टिक्स, मतलब जहां पर भी फॉल होएगा ये टी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे है तो ये एरिया जो होगा इसका 2 टाइम्स जो पी वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से लेफ्ट साइड जाएगा तो ये टी स्टैटिस्टिक्स का पॉइंट है तो ये एरिया जो बनेगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में इसका पी वैल्यू निकल जाएगा। तो पी वैल्यू निकालने का ये तरीका है। यहाँ पे वर्डिंग कैसे लिखना है फाइनली पेपर में जब आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट कर लिया तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट। फॉर हेल्प इन वर्डिंग द फाइनल कंक्लूजन रेफर टू फिगर 8.5। ये 8.5 फिगर है, क्या है देखो। स्टार्ट, डज द ओरिजिनल क्लेम contain the condition और इक्वलिटी। पहला क्वेश्चन कि क्या जो ओरिजिनल क्लेम जो है जो आप चाहते थे उसमें पूछ रहे हैं कि इट कंटेन द कंडीशन, क्या वो कंडीशन है या इक्वलिटी है या इक्वल टू सम वैल्यूज है, क्या है। इफ इट इज यस, मान लो कि यदि इक्वल है तो ओरिजिनल क्लेम कंटेन्स इक्वलिटी यदि है तो उस केस में क्या है, डू यू रिजेक्ट H0, H0 मीन्स नल हाइपोथेसिस। तो आपने नल हाइपोथेसिस क्या रिजेक्ट किया है, तो रिजेक्ट यदि यस किया है, राइट, तो रिजेक्ट, यू हैव रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस। तो आप अपने कंक्लूजन में लिखोगे देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू वारंट रिजेक्शन ऑफ द क्लेम्ड दैट, जो भी है ओरिजिनल क्लेम जो भी आपने बनाया था कि आप जो चाह रहे थे। और यदि null hypothesis रिजेक्ट नहीं हुआ, इट वी हैव फेल्ड टू रिजेक्ट द null hypothesis, उस केस में क्या लिखेंगे, देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस टू वारंट रिजेक्शन ऑफ द क्लेम दैट। हाँ, और यदि मान लो कि ये इक्वलिटी नहीं दे रहा है, कोई कंडीशंस दे रहा है, आपने कंडीशन यूज करा क्लेम में, करेक्ट, तो उस केस में ओरिजिनल क्लेम डजंट कंटेन इक्वलिटी बिकम्स H1, राइट। तो वो क्या होगा, वो नल हाइपोथेसिस, वो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाएगा। सो नाउ डू यू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस यहाँ पे, तो यदि मान लो कि आपने रिजेक्ट कर दिया है नल हाइपोथेसिस तो उस केस में आप लिखेंगे क्या, देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट, जो क्लेम आपने लिखा। और यदि वही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, यू हैव फेल्ड टू रिजेक्ट, तो उस केस पे क्या लिखेंगे आप, देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट, जो भी आपका क्लेम था। तो ऐसे स्टैटिस्टिक्स के जब भी फाइनल जब थीसिस लिखोगे तो ये वर्डिंग लिखी जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे फ्लो चार्ट है, तो आप फ्लो चार्ट, यदि ये आपका टेबल याद है तो एग्जैक्टली आप वर्डिंग कर सकते हो कि आपको फाइनली कंक्लूड करके क्या लिखना है, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का लास्ट में यही वर्डिंग ही काम आना है, राइट, कि आप नॉन टेक्निकल टर्म में वर्डिंग लिखी जाती है। ओके, दूसरा एक कॉन्सेप्ट है सैंपलिंग वर्सेस नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग एरर में क्या डिफरेंस है, देखो इसको पढ़ते हैं। ऑब्वियसली यूजिंग, ठीक है, देखो ये बोल रहा है वी गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर, मतलब पैरामीटर का हमेशा पॉपुलेशन की बात होती है, राइट। तो पैरामीटर में मान लो मीन, पॉपुलेशन मीन, हम कब मिलेगा, वी गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन, उसकी जगह पे आप पढ़ लो प्रोवाइडेड दैट ऑल वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन ऑब्टेन्ड आर करेक्ट। मतलब पॉपुलेशन का सबका मेजरमेंट यदि हाइट का ले रहे हैं, सारे का मेजरमेंट यदि करेक्ट है, तब जाकर के आपको करेक्ट रिजल्ट मिलेगा।
उसका मीन मिलेगा पॉपुलेशन का, राइट। दिस वुड मीन दैट देयर इज नो नॉन रेस्पॉन्स, दैट इज response from each unit is obtained and there is no measurement error in measuring the values. यदि मान लो कि दो तरह के हो सकते, या तो सैंपल लिए हो तो या तो तुम किसी से क्वेश्चन पूछोगे या किसी लोगों का हाइट मेजर करोगे, अलग अलग आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डेटा कलेक्शन करने के तरीके। तो ऐसा हो सकता है कि कोई जवाब ही न दे, आपने क्वेश्चन भेजा उसका जवाब नहीं दे, या जो आपने मेजर किया उसमें मेजरमेंट में एरर हो जाए, करेक्ट, तो फाइनल रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो इस टाइप का जो एरर आएगा ना, जो मेजरमेंट एरर है या किसी ने जवाब नहीं दिया तो भी एरर आएगा, वो एरर जो होगा वो नॉन सैंपलिंग एरर कहलाता है। आपको समझ में आया क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉन सैंपलिंग एरर। हाउएवर इन प्रैक्टिस एट लीस्ट फॉर ए लार्ज स्केल सर्वे नॉन रिस्पॉन्स इज अनअवॉइडेबल एंड द वैल्यूज जो भी हम ले रहे हैं आर सब्जेक्ट टू एरर बिकॉज ऑफ रेस्पॉन्डेड रिपोर्टेड अनट्रू वैल्यूज, या गलत किसी ने बता दिया, सही नहीं बताया, उससे क्वेश्चन पूछा आंसर उसने गलत, जानबूझ कर गलत बता दिया, तो आपने वो रिकॉर्ड किया तो उससे एरर आ गया। तो दैट विल बी स्पेशली व्हेन अल्फा वैल्यू गामा वैल्यू जो भी वैल्यू है रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम एंड एज। इनकम और एज के बारे में यदि लोगों से पूछोगे तो जनरली लोग सही जवाब नहीं देते हैं, नहीं, राइट, वेरी नाइस। द एरर इन ए सर्वे which is originated from non-response or incorrect measurement of the values, right, is termed as the non-sampling error. उसको non-sampling error बोलते हैं। The non-sampling error increases with the sample size. Sample size बढ़ेगा तो non-sampling error भी increase होएगा। From a sample survey we cannot get the true value of the parameter because we surveyed only a sample. हमने क्या ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, मतलब यदि सारे लोगों का सर्वे लिया होता पूरे पॉपुलेशन का तब हमें ट्रू वैल्यूज मिलता उस पॉपुलेशन का। जैसे मान लो कि सबका हाइट मेजर किया होता तब जाके हाइट का पॉपुलेशन पैरामीटर मिलता, मुझे म्यू मिलता, राइट। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ सैंपल लिया। अब सैंपल में तो सब लोग नहीं इन्वॉल्व है, राइट। तो हमेशा सैंपल का जो भी स्टैटिस्टिक्स, जैसे सैंपल से जो मीन निकालोगे वो पॉपुलेशन मीन से मैच नहीं करेगा। देयर विल बी ए डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू और जो पॉपुलेशन पैरामीटर में जो आना चाहिए था, वो डिफरेंस रहेगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम ए सैंपल वी कैनॉट गेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बिकॉज वी सर्वेड ओनली ए सैंपल विच इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। The error committed by making inference by surveying a part of the population is known as sampling error. In a complete enumeration, sampling error is absent, but it is a subject more prone to non-sampling error than the sample survey. When the population is like, एक कहीं दूसरे से कोई एग्जाम्पल ले रहा है, इनकम कोई प्रीवियस इसके सेक्शंस में होगा ना, तो हम इस लाइन को भी छोड़ देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज कंप्लीट इनोमरेशन इज नॉट पॉसिबल एज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर मेनी ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स। मतलब आपको रियली पूरे पॉपुलेशन का सर्वे लेना है तो टाइम कंज्यूमिंग है, ट्रेंड लोग चाहिए यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, करेक्ट। The advantage of sample survey over the complete enumeration were advocated by some particular scientist. ठीक है, तूने मैं फिर बस इसके उतने हमें जरूरत नहीं है। मेन था सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या अंतर है। दूसरा एक है प्रोबेबिलिटी एंड पर्पोसिव सैम्पलिंग में क्या अंतर है। इन प्रोबेबिलिटी सैंपल a sample is selected according to a certain rule or method, राइट। वो एक रूल और एक मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, वेयर ईच सैंपल हैज ए डेफिनिट प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। मतलब हर सैंपल का के सेलेक्ट होने की एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी असाइंड होती है उसमें। इन पर्पोसिव सैंपलिंग में क्या होता है,
और सब्जेक्टिव सैंपलिंग भी इसको बोलते हैं। द सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव होता है सिलेक्शन। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द सैंपलर, जो कौन सैंपल कर रहा है उसके चॉइस को, उसके सब्जेक्टिव उसका डिसीजन है कि मुझे ये सैंपल लेना है या ये नहीं लेना है, राइट। दस द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रिड्यूसेस टू purposive sampling when the probability of selection of a particular sample is assigned to 1। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी मान लो कि सैंपलिंग एरर जो है, सैंपलिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किस पे, पर्पोसिव सैंपलिंग पे चला जाएगा, जब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सैंपल इज असाइंड टू 1। यदि मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर सैंपल की प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी यदि 1 है, मतलब कि उसको तो सेलेक्ट करना ही करना है, तो वो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पर्पोसिव ये हो जाएगा। तो वहां तो उसके पास चॉइस ही नहीं है ना, तो सब्जेक्टिव हो गया कि भाई इसको तो लेना ही लेना है, बाकी तुम कुछ भी करो, तो आपने 1 उसकी डाल दी, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग विल बिकम पर्पोसिव सैंपलिंग इन दिस केस। ठीक है, थैंक यू।